हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। हम कंप्लीट कर रहे हैं हमारा 12th क्लास का पूरा सिलेबस एक सिंगल सीरीज के अंदर। इस पूरी सीरीज में मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूं आपके तीनों सब्जेक्ट्स विच इज अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। तीनों ही सब्जेक्ट्स में हम सारे ही टॉपिक्स बिल्कुल ही स्क्रैच से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ही बेस से पढ़ रहे हैं, ताकि आप लोगों को सारे टॉपिक्स सारे सब्जेक्ट्स के समझ आए और आप 12th बोर्ड्स में बहुत अच्छे नंबर से पास हो सके। यही हमारा मेन एजेंडा है। बात करें अभी जो हम पढ़ रहे हैं, इट इज बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, है ना। बिजनेस स्टडीज का सेकंड वाला चैप्टर अभी हम पढ़ रहे हैं। इसके पहले वाली वीडियो में अपन ने कई सारी चीजें पढ़ी, लाइक हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, तो हमने देखा कि सर ये कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स होती हैं, है ना, जो कि साइंटिफिक भी होती हैं, नॉर्मल भी होती हैं, जो कि हमें हेल्प करती हैं मैनेजमेंट को अच्छे से यूज करने में। ठीक है सर। उसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की मीनिंग के अलावा हमने पढ़ा उसका नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स। देन उसके बाद हमने एक टॉपिक और पढ़ा विच इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, सॉरी इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब जो आगे हमें चीजें पढ़नी है, इट इज बेसिकली अब सिर्फ इस पूरे चैप्टर में दो ही चीजें बची हुई हैं, विच इज एफ.डब्ल्यू. टेलर ने क्या क्या बताया और हेनरी फ्यूल ने क्या क्या बताया। ठीक है, ये दो जने हैं, थे कौन? दे बोथ आर बेसिकली मैनेजर्स इन सम काइंड ऑफ कंपनीज। एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में तो सामने ही दिख रहा है आपको सब कुछ, मैं भी समझा दे रहा हूँ। एफ.डब्ल्यू. टेलर कौन थे क्या नहीं थे, इन्होंने क्या दिया और क्या क्या चीजें दी, और इनके हिसाब से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट साइंटिफिक वे में क्यों। फिर आगे जैसे अपन बढ़ेंगे एक वीडियो दो वीडियो बाद, तो अपन हेनरी फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे, उसके 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाद में इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं, पहले एफ.डब्ल्यू. टेलर के, बिकॉज ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है एक तो कम है, 4 ही है बस, ऊपर से इसकी टेक्निक्स भी हैं, 10 टेक्निक्स हैं। तो ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा टिपिकल है एज कंपेयर टू वो वाला, है ना। हेनरी फ्यूल के जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो बहुत आसान है। हो सकेगा जैसे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, तो हो सकता है शायद 2 ही वीडियो में पूरे 14 खत्म हो जाए, और बहुत आसान है, बहुत मतलब आपको पूरे 14 के 14 एक बार में याद रहेंगे। ये एफ.डब्ल्यू. टेलर के जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये उससे थोड़े से टिपिकल है, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं है, थोड़े से टिपिकल है। तो अपन सबसे पहले ये वाला टॉपिक कंप्लीट करते हैं, उसकी टेक्निक्स कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद फिर अपन लास्ट वाले टॉपिक पर पढ़ेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी ये वाली वीडियो, विच इज अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बैकग्राउंड ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर। थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बता दूं कि भाई ये एफ.डब्ल्यू. टेलर था कौन, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर थे कौन, क्या इनका काम रहा, क्यों प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए, है ना। ये सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ इस वाली स्लाइड में। इसके नेक्स्ट वाली स्लाइड में अपन उसके प्रिंसिपल्स के बारे में आगे जानकारी लेंगे, है ना, और ऐसे करके अपन खत्म करेंगे ये वाला चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें एफ.डब्ल्यू. टेलर और फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाला बंदा, जिसने कॉमर्स से रिलेटेड चीजों में अपना योगदान दिया। ठीक है, he was an engineer। अभी आगे अपन पढ़ेंगे that he belongs from a engineering background, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करता था। ये सारी चीजें थी। उसके बाद भी उसने कैसे दिया प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो he was born in 1856 in USA and died in 1915। 1856 में पैदा हुआ भैया, वो यूएसए के अंदर पैदा हुआ, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पैदा हुए। उन्होंने अपनी पूरी स्टडीज जो है वो एज अ मैथमेटिकल बैकग्राउंड और एज अ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट के तौर पर करी थी। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, उनका जो दिमाग था वो थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था एज कंपेयर टू अदर पीपल, है ना। तो उन्होंने जब अपनी शुरुआत करी अपनी चीज़ों की, अपने पढ़ाई की, अपनी करियर की, तो वो हमेशा से ही एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे। उन्होंने धीरे धीरे करके अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी, जॉब लगे, और सबसे पहली जॉब जहां उनकी लगी वो लगी 1878 में। ही जॉइंड मिडविल स्टील कंपनी। एक स्टील कंपनी थी, जैसे हमारे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, ऐसे ही वहां पे एक कंपनी थी मिडविल स्टील कंपनी। वहां पर एज अ
मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट पर, मैकेनिकल इंजीनियर की पोस्ट पर उन्होंने अपनी जॉब स्टार्ट करी। ठीक है, ही वाज बोर्न इन यूएसए, यूएसए में बोर्न हुए और 1878 में उन्होंने सबसे पहली बार मिडवेल स्टील कंपनी में मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पर अपनी जॉब की शुरुआत करी। धीरे धीरे लोगों को उनका जो काम है वो पसंद आया, वो सीईओ लेवल तक पहुंचे। और जब वो सीईओ लेवल तक पहुंचे मिडवेल स्टील कंपनी के, तो उन्होंने देखा कि यार मेरी जो कंपनी है वो लॉस में जा रही है, ये काम नहीं कर पा रही है तरीके से। एट दैट टाइम ही डिसाइड्स कि अब मेरे को कुछ ना कुछ ऐसी चीजें लानी पड़ेंगी, कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस लाने पड़ेंगे कंपनी के अंदर, जिसकी वजह से मेरी कंपनी जो है वो डाउनफॉल मेरी कंपनी का खत्म हो और वापस से मेरी कंपनी बढ़ना स्टार्ट करे। ठीक है भैया, तो उन्होंने देखा, उन्होंने परखा आसपास के एरियाज को, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, बिजनेस को, वर्कर्स को, रॉ मटेरियल देने वालों को, फिनिश गुड्स खरीदने वालों को, सारी चीजों को उन्होंने देखा और उन्होंने निकाले साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये थोड़ा सा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बंदा था, हालांकि हेनरी फ्यूल भी वही थे, बट एफडब्ल्यू टेलर क्योंकि एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बंदा था, तो उसके हिसाब से हर एक चीज साइंस है ना। उसके हिसाब से अगर ये मैं अगर यहाँ पे पेन से लिख रहा हूँ कुछ, तो ये भी साइंस है। अगर कोई चीज कहीं मार्केट में बिक रही है, वो भी साइंस है। उसके हिसाब से सब कुछ साइंस था। ठीक है, तो उसने उन चीजों को, अपनी जो साइंटिफिक नॉलेज उसके पास थी, उसने वो नॉलेज लगाई और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट निकाले। ठीक है, सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। ही इज फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। अभी अपन ने देखा कि हाँ सर ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बंदा था। एंड सेट आउट साइंटिफिक स्टडीज एंड टेक्निक्स। अभी मैंने बताया उन्होंने क्या निकाले, साइंटिफिक स्टडीज करी, उसने कई सारे साइंटिफिक टेक्निक्स और स्टडीज करी और अपने जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो निकाल कर लेकर आया। He is concerned with efficiency of workers and optimum utilization of resources. वो बहुत ज्यादा कंसर्न्ड इंसान था किस चीज को लेकर, एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स एफिशिएंटली काम करें, जितना वर्कर के अंदर क्षमता है वो सारी क्षमता से मैं मेरे वर्कर्स से काम कराऊं ताकि मैं बेस्ट उनका यूज कर सकूं। एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स मेरे को सबसे ज्यादा जरूरी है। स्किल्ड वर्कर होना कंपनी के अंदर, अनस्किल्ड वर्कर मेरे कोई काम के नहीं है, वो वर्कर्स होना जो मुझे सबसे बेस्ट अपना काम दे सके, सेटिस्फेक्शन दे सके। तो उसका मेजर कंसर्न सिर्फ दो चीजों पर रहता था, एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के मायने है कि जो भी रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं कंपनी के अंदर, उनका काम सबसे बेस्ट तरीके से हो सके, मतलब हम उनसे सबसे बेस्ट तरीके से चीजें एक्सट्रैक्ट कर पाए। सपोज इफ आई एम यूजिंग दिस कैमरा, ये जो मोबाइल का कैमरा मैं यूज कर रहा हूं, तो मैं मोबाइल चलाने के अलावा वो सारी चीजें जो इस मोबाइल से हो सकती है वो सबका यूज करूं, दैट इज नोन एज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो यही उसका भी मतलब था कि भैया मैं जो भी काम कर रहा हूं, पहली बात तो मेरे वर्कर्स जो है वो एफिशिएंटली काम करें, इफेक्टिवली काम करें, है ना। मतलब वो मेरे को सबसे बेस्ट रिजल्ट दें। सपोज अगर मैं किसी वर्कर को उस जमाने में $100 की अगर तनख्वाह दे रहा हूँ, तो मैं उससे कम से कम नहीं तो $1000 का काम निकाल सकूं, दैट इज नोन एज यूटिलाइज इफेक्टिव एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि कोई भी रिसोर्सेज जाया ना जाए, सारे रिसोर्सेज सबसे बेहतरीन तरीके से यूज हो सके मेरे पास। ये दो चीजों पे उसका कंसर्न ज्यादा रहता था, क्योंकि अगर ये दो चीजें हो रही है तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट आने लगेगा। ठीक है, सपोज मान के चलो कि भाई आपके पास 1 करोड़ रुपए रखे, अब उन 1 करोड़ रुपए को आप कैसे ही खर्च कर सकते हो। आप चाहो तो डेली सुबह शाम भाई पार्टी कर रहे हो, आप दोस्तों के साथ घूम रहे हो, गर्लफ्रेंड के ऊपर उड़ा रहे हो, तब भी खर्च होंगे। और वहीं पर आप कहीं पर उसको भाई इन्वेस्ट कर दे रहे हो, कहीं आपने एफडी बनवा दी, आपने कहीं एसआईपी में इन्वेस्ट कर दिया, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, गोल्ड में कर दिया, मेटल्स में कर दिया, या आप कोई भी एक्सवाइजेड आपने इन्वेस्ट कर दिया उसमें, तो खर्चा तो वहां भी हो रहा है, खर्चा यहाँ भी हो रहा है। लेकिन वो जो खर्चा है दैट इज नोन एज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। व्हाई? बिकॉज मेरी जो रिसोर्सेज है मैं उनका इतना बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ कि मुझे उससे कुछ रिटर्न मिलेगा। अगर मैं पार्टी कर रहा हूँ या मैं कोई भी दूसरी चीज कर रहा हूँ, तो उससे मेरे को उन रिसोर्सेज का फायदा नहीं मिल रहा है। तो उसका मेजर मायना था कि भैया जो भी मेरे पास रिसोर्सेज हैं वो सबसे बेस्ट तरीके से यूज हो सके, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में कर सकूं, ताकि बेहतरीन तरीके से मैं सारी चीजें यूज करूं। ठीक है, मेरे को सबसे बेहतर प्रॉफिट उससे निकल के आए, भले वो वर्कर्स हो या रिसोर्सेज, सबसे बेस्ट तरीके से यूज करना उसका मेन कंसर्न रहता था।
He published books and research papers explaining his scientific view of industrial organization. भैया उसने कई सारी बुक्स भी पब्लिश करी, उसने कई सारे रिसर्च पेपर भी पब्लिश करे, उन बुक्स में से ही निकाल के हमें ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे दिए गए, है ना। मेरे को एग्जैक्टली उसकी बुक का नाम तो याद नहीं है, बट चलो ठीक है, मैं अभी अगर नेक्स्ट वाली स्लाइड में हो सकेगा तो निकाल के बताऊंगा आपको उसकी बुक्स और रिसर्च पेपर्स के नाम। तो उन्होंने कई सारे बुक्स और रिसर्च पेपर भी पब्लिश करे। उन बुक्स और रिसर्च पेपर्स को पब्लिश करने से क्या हुआ, उसने एक्सप्लेन करा अपना साइंटिफिक व्यू पॉइंट। अपना साइंटिफिक व्यू पॉइंट क्या एक्सप्लेन करते हुए, ये एक्सप्लेन करते हुए कि इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से आप साइंस को लगाकर और काम निकाल सकते हो और अपना सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हो किसी भी चीजों का। तो उसने पब्लिश करी थी बुक्स, रिसर्च पेपर, क्या एक्सप्लेन करते हुए, साइंटिफिक व्यूज ऑन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। साइंटिफिक व्यू ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन को दिखाते हुए उसने बुक पब्लिश करी थी और रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए थे। अब इसके जो प्रिंसिपल्स थे, दे आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन दैट ही कंडक्टेड इन द फैक्ट्री। और इसने जो प्रिंसिपल्स निकाले, जो भी इसके 4 प्रिंसिपल्स थे, व्हिच इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म एंड वन मोर। तो जो भी इसके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थे, ये काय पर बेस्ड थे, दे आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। उसने खुद ने ऑब्जर्व किया, जब वो सीईओ बना उसने खुद ने ऑब्जर्व किया कि भैया मेरी कंपनी के अंदर क्या क्या चीजें गलत चल रही है, और जो जो चीजें गलत चल रही हैं उनको सही करने के लिए क्या टेक्निक्स, क्या रूल्स, क्या रेगुलेशंस, क्या पॉलिसीज, क्या चीजें मैं निकाल सकता हूं, और उन्होंने उस चीज को क्या बना दिया, एक प्रिंसिपल बना दिया। ठीक है, तो दैट इज इससे हमें पता चलता है कि उसके जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है एफडब्ल्यू टेलर के, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के जितने भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थे, वो काय पर बेस्ड थे, दे आर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन व्हिच इज कंडक्टेड बाय हिम इन द फैक्ट्री। जो भी ऑब्जर्वेशन उसने कंडक्ट करी, उसने देखा, उसने परखा, उसने समझा कि हाँ भैया मेरे जो एम्प्लॉयज हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, वो एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, जो अपर एम्प्लॉयज हैं, मतलब जो हायर अथॉरिटीज हैं, वो अपने सबऑर्डिनेट्स से मिलकर काम नहीं कर रही है। तो उसने एक नया प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बना दिया, कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कि आपको कॉर्पोरेशन में काम करना है, आप सबको एज अ सिंगल यूनिट काम करना है, इंडिविजुअली आप काम नहीं करोगे कंपनी के अंदर। तो इस टाइप के उसने साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनाया ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि उसने ऑब्जर्व करी अपनी प्रॉब्लम्स और उससे रिलेटेड उसने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाया, जिसको आगे चल के बोला गया साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय एफडब्ल्यू टेलर। ध्यान रखना बेटा, एफडब्ल्यू टेलर ने कौन से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज गिवन बाय एफडब्ल्यू टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के द्वारा साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन। समझ आया वो बंदा कौन था और उसने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट किस किस हिसाब से दिए, है ना। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, 1878 में उसने मिडवेल स्टील कंपनी से अपना काम चालू किया, धीरे धीरे करके वो क्या बना, मैकेनिकल इंजीनियर था, धीरे धीरे करके वो सीईओ बना उस कंपनी का। उसने साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज करते हुए अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाए, कंडक्ट करी उसने कई सारे ऑब्जर्वेशन कंपनी के अंदर, और उसमें साइंस लगाकर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाकर यूज करने लगा। उसका मेन कंसर्न क्या पे रहता था, एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पर उसका मेन कंसर्न रहता था हमेशा। उसका मानना था कि अगर वर्कर्स अच्छे से काम कर रहे हैं, रिसोर्सेज का यूज अच्छे से हो रहा है, देन 100% मेरा जो प्रॉफिट है वो बढ़ के आएगा। उसने कई सारे बुक्स और रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश करे थे, ताकि इंडस्ट्रियल और क्या बोलते हैं अपने साइंटिफिक व्यू पॉइंट देते हुए इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? तो सर यही चीजें थी फ्रेडरिक विंस्लो टेलर के बारे में। अब अपन नेक्स्ट वाली स्लाइड में पढ़ेंगे इसका कौन कौन से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इसने दिए। तो ये रही नेक्स्ट वाली स्लाइड आपके सामने। चलिए, तो अब हमें नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है, इट इज साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय, ऑफ कोर्स सी बात है, एफडब्ल्यू टेलर। एफडब्ल्यू टेलर ने 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें दिए थे। बट आर द 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये रहे आपके सामने, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, cooperation not individualism, and development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity। सर ये हैं क्या चारों प्रिंसिपल, समझाइए जरा। तो अपन फटाफट 3-4 मिनट में एक एक प्रिंसिपल कंप्लीट करते हैं और खत्म करते हैं। बहुत आसान टॉपिक है, कोई बहुत ज्यादा खास टॉपिक नहीं है। समझो, सबसे पहला साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, उसका कहना क्या था, एफडब्ल्यू टेलर का बोलना क्या है कि हर एक चीज जो कि कंपनी के अंदर हो रही है, अब वो भले ही कोई सेल्स हो,
कोई चीज का प्रोडक्शन हो, किसी चीज का एडवर्टाइजमेंट हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, कंजप्शन हो, रॉ मटेरियल खरीदना हो, हर एक चीज, ईच एंड एवरीथिंग, कोई चीज आप बना रहे हो तो जिस मशीन से आप बना रहे हो इट बिलोंग्स टू साइंस। हर एक चीज जो भी आप टूल्स, टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशंस कुछ भी यूज कर रहे हो कंपनी के अंदर जिससे आपको प्रॉफिट हो रहा है, they all things belongs to science. That is not rule of thumb. एक अपन बोलते हैं ना कि ये काम किसी अंगूठा टेक वाले का नहीं है, तो यही उसका भी कहना था कि हर एक चीज जो कि कंपनी के अंदर हो रही है वो सभी चीजें जो हो रही हैं वो साइंस के बेसिस पर हो रही हैं, तो उनको करने के लिए भी मुझे स्किल्ड लेबर की जरूरत है। ऐसा कोई नहीं चाहिए मुझे जो कि पढ़ा लिखा ना हो या उसको उस चीज का नॉलेज ना हो और मैं उससे वो काम कराऊं। सपोज मुझे अगर कोई चीज बिकवानी है तो मुझे एक एमबीए वाला बंदा चाहिए जिसने मार्केटिंग से अपनी एमबीए कंप्लीट करी हो, ताकि उसके पास वो नॉलेज हो, उसके पास वो स्किल हो कि वो चीजें बेच सके, वो जो प्रोडक्ट हमने बनाया है वो उसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करके बेच सके, सेल आउट कर सके। ठीक है, और ये जो चीजें हैं ये साइंस है। किसी चीज लोगों को कन्विंस करना है कि हमारा प्रोडक्ट खरीदो, दैट इज अ साइंस, इट इज नॉट रूल ऑफ थंब। ये किसी प्रकार का रूल ऑफ थंब नहीं है, मतलब ये कोई भी इंसान नहीं कर सकता, ये सिर्फ वो ही कर पाएगा जिसके पास उसकी प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर स्किल्स और सारी चीजें हो। सो दैट इज नोन एज साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब। उनके हिसाब से साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब ही यही था, मायने ही यही थे कि हर एक चीज जो कि यूज हो रही है कंपनी के अंदर या काम कर रही है कंपनी के अंदर वो एक साइंस है, वो किसी प्रकार का रूल ऑफ थंब नहीं है, मतलब कोई भी इंसान उसको यूज नहीं कर सकता। हर एक चीज जो बेस्ड है वो एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है ना। हमने जो भी चीजें बनाई है, सपोज हमने बोला है कि ये जो पेन है ये ऐसा बनेगा कि सबसे पहले इसका आउटर कवरिंग बनेगी, फिर इसमें निब डलेगी, फिर इसमें रिफिल डलेगी, फिर ऊपर का कैप लगेगा और फिर पन्नी से पैकिंग होगी। तो ये जो हमने एक पूरी लाइन सेटअप करी है, जो प्रोडक्शन लाइन हमने सेटअप करी है, ये साइंटिफिक एक्सपीरियंस से सेटअप करी, ऐसे ही मन से सेटअप नहीं कर दी गई है हमारे द्वारा। ठीक है, तो क्योंकि अब ये मन से सेटअप नहीं हुई है, दैट्स व्हाई इट इज अ साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ये बहुत सोच समझ के हमने इन टेक्निक्स को, टूल्स को यूज किया है। तो ये उसका कहना है कि कंपनी के अंदर जो भी चीजें यूज हो रही हैं दे ऑल आर साइंस, दे आर नॉट रूल ऑफ थंब। ये जो सारी चीजें हैं ये साइंटिफिक वे में यूज हो रही हैं और ये किसी भी प्रकार का नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, ये सिर्फ वो कर पाएगा जिसके पास उसका नॉलेज और स्किल्स, एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, दैट इज नोन एज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। होपफुली आपको ये वाला टॉपिक समझ आया होगा, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ये हर एक चीज जो कि कंपनी के अंदर हो रही है, एफडब्ल्यू टेलर का कहना था कि दे ऑल थिंग्स बिलोंग्स टू साइंस। ये सारी चीजें साइंटिफिक वे में हो रही है, इनमें हर प्रकार का एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्किल्स की जरूरत है। ये कोई भी, ये रूल ऑफ थंब नहीं है, ये कोई भी इंसान नहीं कर सकता, ये सिर्फ वो कर सकता है जिसके पास उसका प्रॉपर नॉलेज होगा। द सेकंड टॉपिक इज हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। कंपनी के अंदर हमेशा हार्मनी की भावना हो, कभी भी डिस्कार्ड की भावना ना हो अमंग द सबऑर्डिनेट्स और अमंग द क्या बोलते हैं उसको, अपर मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट और वर्कर्स, है ना। मतलब देखो, अगर आप कंपनी को अगर आप समझोगे, किसी भी कोई भी कंपनी है, XYZ कोई भी कंपनी, तो उसमें दो प्रकार के लोग हैं। सपोज आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपका नाम है पर्सन ए, मिस्टर ए यू आर, मिस्टर ए और मिसेज ए, व्हाटएवर यू आर, तो आपको दो प्रकार के लोग मिलेंगे। एक जो आपके ऊपर बैठे होंगे, आपकी हायर अथॉरिटी होगी, या आपके नीचे होंगे, आप उनकी हायर अथॉरिटी होगी, एक तो ये लोग। और दूसरे वो लोग जो कि आप ही के पोजीशन पर काम कर रहे होंगे, बस कोई दूसरे डिपार्टमेंट या दूसरे लेवल पे होंगे। सपोज आई एम अ टीचर, तो अब मेरे से ऊपर जो हैं वो मेरे एचओडी होंगे, मेरे प्रिंसिपल होंगे, मैनेजमेंट होगा स्कूल का, डायरेक्टर होंगे, और भी जो भी अथॉरिटीज हैं वो होंगी। तो अपन मान लेते हैं कि एचओडी हैं, प्रिंसिपल हैं, है ना, डायरेक्टर है, मैनेजमेंट है, ये सभी लोग क्या है, ये सब मेरे से ऊपर है। ठीक है, ये सब मेरे से क्या है, ऊपर वाले लोग हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरे लेवल पे होंगे, मेरे साथ के होंगे, मैं हूं भाई, कोई अकाउंट्स का टीचर होगा, कोई बिजनेस का टीचर होगा, मैं इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ, कोई फिजिकल एजुकेशन का टीचर होगा, कोई अप्लाइड मैथमेटिक्स का टीचर होगा, कोई इंग्लिश का टीचर होगा, कोई कंप्यूटर साइंस का टीचर होगा, कोई दूसरे सब्जेक्ट्स के टीचर होंगे। ये सब कौन है, ये सब मेरे लेवल के लोग। तो हार्मनी नॉट डिस्कार्ड क्या बोलता है कि आप लोगों के बीच में
वो भले ही आपसे हायर अथॉरिटी हो या आपके साथ वाले लोग, सभी के साथ आपको हार्मनी बना के रखनी है। किसी को भी आपके अंदर किसी के भी लिए या किसी के भी अंदर आपके लिए डिस्कार्ड की भावना नहीं आनी चाहिए। यू ऑल हैव टू वर्क एज अ टीम। आप सभी लोग एक हार्मनी में काम करोगे, एक ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे कंपनी के अंदर कि हम सब लोग एक फैमिली है और हम एज अ फैमिली काम कर रहे हैं, ये कंपनी हमारी खुद की है। आप जब तक वर्कर्स के अंदर ये भावना नहीं आएगी, वो कंपनी जो है प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी, वो कंपनी सरवाइव नहीं कर सकती किसी भी मार्केट के अंदर। कंपनी तभी सरवाइव कर पाएगी जब उसके वर्कर्स में ये हार्मनी की भावना जागरूक हो, हार्मनी की भावना जागरूक हो कि भैया हाँ, हम सब लोग एक फैमिली है, हम सब लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। वो भले ही मेरे सीनियर्स हो या मेरे साथ वाले हो, या हो सकता है कभी कभी आप मेरे जूनियर्स भी हो, है ना। जो नीचे के टीचर्स लाइक आई एम पीजीटी, तो नीचे जो टीचर्स होंगे लाइक टीजीटी है, पीआरटी है, पीपीआरटी है, व्हाटएवर जो भी हमारे स्कूल में काम करने वाले बस ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, या जो भी लोग, वो हालांकि मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, वो मैनेजमेंट का काम है, बट देन ऑल्सो कि वो भले ही मेरे से नीचे हो, मेरे से ऊपर हो या मेरे साथ वाले हो, सभी के मन में सभी के लिए मेरे को क्या बना के रखना है, मेरे मन में हार्मनी की भावना बना के रखना है। हार्मनी मतलब एक सेल्फ ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, है ना, एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, एक ऐसी सेंस, एक ऐसी इमोशन कि हाँ भैया हम सब लोग एक हैं, वी बिलोंग्स टू ईच अदर, दिस कंपनी बिलोंग्स टू अस एंड वी बिलोंग्स टू दिस कंपनी। ये भावना हमारे मन में होनी चाहिए। डिस्कार्ड की भावना ना हो कि अरे यार ये तो ऐसा है, मेरे को इसके साथ काम नहीं करना, मेरे को उसके साथ काम नहीं करना, और मैं उसको धोखा दे रहा हूँ, वो मुझे धोखा दे रहा है, मैं उसके चीजें काट रहा हूँ, अगर वो कुछ अच्छा कर रहा है तो मैं मैनेजमेंट को जाके बता दे रहा हूँ कि नहीं सर उसने तो अच्छा नहीं करा, ये तो गलत कर रहा है। इस प्रकार की भावना, डिस्कार्ड की भावना मेरे अंदर नहीं आनी चाहिए किसी को भी लेकर। तो दैट इज नोन एज हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। तो ये उस एफडब्ल्यू टेलर का कहना था कि सेकंड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है कि हर एक वर्कर जो है वो हार्मनी में काम करेगा एक दूसरे के साथ, कभी भी एक दूसरे का डिस्कार्ड नहीं करेगा, एक दूसरे की टांग नहीं खींचेगा, एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाएगा, सब लोग हार्मनी में काम करेंगे, एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग की सेंस पर काम करेंगे, इमोशन पर काम करेंगे। ठीक है, दैट इज द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। समझ आया? ये वाला भी आसान था, ये तो दोनों ही आसान थे, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब एंड हार्मनी नॉट डिस्कार्ड। द थर्ड इज कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब ये तो नाम से ही समझ आ रहा है ना। कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का मतलब है कि कोई भी इंसान सिंगल इंडिविजुअल की तरह काम नहीं करेगा कंपनी के अंदर। दे ऑल शुड वर्क एज अ कॉर्पोरेशन, एक सिंगल यूनिट की तरह काम करेंगे सभी लोग। अगर कंपनी के अंदर 10 लोग हैं तो 10 लोग सिंगल यूनिट की तरह काम करेंगे। उन सबका जो एजेंडा है, उनका सबका जो मोटिव है, उनका सबका जो ऑब्जेक्टिव है कि हमें इस पोजीशन पे पहुंचना है, वो सबका सेम रहेगा। सब एक ही दिशा में काम करेंगे, सब इंडिविजुअली काम कोई भी नहीं करेगा। वही सेम एग्जांपल जो हर बार मैं देता हूं, है ना, आप तो बोर हो गए होगे तुम सुन के। सपोज मान के चलो कि देयर आर 3 टीचर्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज। चलो 5 कर लेते हैं इस बार, इंग्लिश एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। हम 5 टीचर हैं, तो हम पांचों जो हैं ऐसा कॉर्पोरेशन काम करना है हमें, इंडिविजुअली काम नहीं करना है कि मेरे को कोई मतलब नहीं, मैंने तो मेरे इकोनॉमिक्स में अच्छे नंबर ले आया, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं बच्चे किस में क्या ला रहे हैं। ये काम नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी अ कॉर्पोरेशन का काम होना चाहिए कि अगर कोई टीचर को कोई समस्या जा रही है किसी टॉपिक में तो मैं उनकी हेल्प करूं, मुझे कहीं समस्या जा रही है तो वो मेरी हेल्प करे। एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग तो रहे ही रहे, है ना, मतलब हार्मनी तो रह ही रहे, साथ में कॉर्पोरेशन भी रहे एक दूसरे का काम करने में, कि मैं भाई उसकी मदद कर दे रहा हूँ, वो मेरी मदद कर दे रहा है, हम लोग एक दूसरे की मदद करते हुए चल रहे हैं आगे। उससे क्या होगा कि कंपनी के अंदर कॉर्पोरेशन बढ़ता चला जाएगा, इंडिविजुअलिज्म धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। मैं वाली जो भावना है कि नहीं सिर्फ मैं सही हूं या मैं अव्वल हूं बाकी कोई नहीं, ये भावना लोगों के अंदर से अगर खत्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो थर्ड वाला प्रिंसिपल है वो यूज होने लगेगा, विच इज कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअल काम नहीं करेगा कोई भी, सभी लोग कॉर्पोरेशन में काम करेंगे, सभी लोग एक ग्रुप में काम करेंगे, बट वो ग्रुप जो है वो एक सिंगल यूनिट की तरह यूज किया जाएगा। क्लियर है? दैट इज नोन एज कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। एंड द लास्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। हर एक इंसान का डेवलपमेंट होना चाहिए, ईच एंड एवरी पर्सन। कंपनी के अंदर कोई भी काम कर रहा है,
ये कंपनी का हक, ये कंपनी का वो है, क्या बोलते हैं उसको, मेरे को एकदम शब्द याद नहीं आ रहा है, मतलब ये हर एक इंसान का हक है कि वो जिस भी कंपनी के अंदर काम कर रहा है वो वहां से डेवलप होके निकले। ये कंपनी का मजबूरी है, या आप बोल सकते हो कि कंपनी को करना पड़ेगा वाला टाइप एक टॉपिक है कि डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। उसकी जो ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी है, प्रोस्पेरिटी है, कंपनी उसकी प्रोस्पेरिटी को मेंटेन करके रखे, उसकी डिग्निटी को मेंटेन करके रखे, उसकी जो क्या बोलते हैं रिस्पेक्ट है उसको बना के रखे हमेशा, हर एक इंसान की। वो भले ही छोटा सा कोई कंपनी में काम करने वाला वॉचमैन हो चाहे सीईओ हो, सबकी इज्जत जो है वो बराबर रहे कंपनी के अंदर, प्रोस्पेरिटी रहे सब लोगों में, और उनके एफिशिएंसी जो है वो अपनी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी पर काम करे। वो जब भी काम कर रहे हैं वो अपनी ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी पर काम कर रहे हैं और अपने आप को डेवलप कर सके। हर एक इंसान डेवलप होना चाहिए कंपनी के अंदर काम करते समय। अगर मैं किसी कंपनी के अंदर काम कर रहा हूं तो कंपनी तो डेवलप करे ही करे, वो तो कोई बात नहीं है, बट मेरा जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट है वो भी होते रहना चाहिए, मेरी स्किल्स बढ़ती रहनी चाहिए, मेरी नॉलेज बढ़ती रहनी चाहिए, मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता रहना चाहिए, ताकि कंपनी के साथ साथ मुझे भी उसका बेनिफिट मिल सके। दैट इज नोन एज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। अपनी जो ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी है उस तक मेरे को डेवलपमेंट करते रहना है और हमेशा करते रहना है, और मेरी प्रोस्पेरिटी बरकरार रहे कंपनी के अंदर। कभी भी कंपनी मुझे किसी प्रकार का कोई नीचा ना दिखाए और ना मैं कभी कंपनी को किसी प्रकार का नीचा दिखाऊं। तो ये 4 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट थे। होपफुली आपको 4 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट समझ आए होंगे, व्हिच इज गिवन बाय, ऑफ कोर्स ये बात है, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा ये प्रिंसिपल्स दिए गए। इन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को हम बोलते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बेस्ड है उसके ऑब्जर्वेशन पे, जो उसने ऑब्जर्व करा एट द टाइम व्हेन ही वाज अ सीईओ ऑफ दैट मिडवेल स्टील कंपनी। मिडवेल स्टील कंपनी में जब वो सीईओ था, उसने देखा, परखा और समझा कि भैया ये 4 चीजें जो है ये होनी चाहिए कंपनी के अंदर, ये 4 प्रिंसिपल होने चाहिए कंपनी के अंदर, तो ही कंपनी डेवलप कर पाएगी, तो ही कंपनी प्रॉफिट कमा पाएगी। सबसे पहला, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हर एक चीज साइंस है। कोई भी इंसान जो कि किसी भी हर एक इंसान के लिए वो चीज रूल ऑफ थंब नहीं, हर चीज एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, हर चीज साइंटिफिक तरीके पर बेस्ड है। तो जिसके पास उस चीज का नॉलेज होगा सिर्फ वही वो काम कर सकता है, ये उसका कहना था, मानना था। हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, लोगों के बीच में हार्मनी होनी चाहिए, डिस्कार्ड की भावना नहीं होनी चाहिए। कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, सब लोग अकेले अकेले नहीं भागेंगे, है ना। यू शुड बी वर्क एज अ कॉर्पोरेशन, हम सबको एज अ फैमिली काम करना है, सिंगल यूनिट काम करना है, और हर एक इंसान का डेवलपमेंट होना चाहिए उसके ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी तक, ये भी कंपनी का काम होता है। सो दीज आर द 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये वाली वीडियो रखते हैं यहीं तक। 4 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमने कंप्लीट करे, हमने देखा एफडब्ल्यू टेलर के बारे में और उसके 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। कल मैं पढ़ाऊंगा आपको टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बने रहना मेरे साथ, कहीं भागना नहीं इधर उधर, ठीक है। कल अपन पढ़ेंगे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की टेक्निक, मतलब एफडब्ल्यू टेलर की साइंटिफिक टेक्निक्स। उसने कुछ प्रिंसिपल्स के साथ साथ कुछ टेक्निक्स भी दिए, 10 टेक्निक है टोटल, है ना। हालांकि वो 10 नहीं है, एक टेक्निक के अंदर 2 2 3 3 है, तो वो तो 4 5 ही है, बट अपन उसको पूरी 10 की 10 अलग अलग पढ़ेंगे ताकि कंफ्यूज ना हो और एक बार में ही पूरी पढ़ा जाए। तो कल अपन करेंगे साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट और फिर उसके आगे वाले टॉपिक्स। क्लियर है? तो आज तक के लिए इतना बहुत है, ये वीडियो रखते हैं यहीं तक। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियोस टू ऑल योर फ्रेंड्स, ताकि आपके साथ साथ उनको भी बेनिफिट मिल सके। Till then, thank you so much guys, all the best for your future.